आप देख रहे हैं मैं पीडीएस समाचार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगर सबसे ज्यादा राजनीति में किसी जाति और धर्म की चर्चा हो रही है तो अति पिछड़ा समाज के सहनिक को लेकर, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक में मुसलमानों को लेकर। जी हाँ, जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना के बाद लोगों की संख्या स्पष्ट हो गई, बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं, उसके बाद 2025 विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के निशाने पर जातीय गोलबंदी सबसे पहले रही और उसी जातीय गोलबंदी में 2.5% की जनसंख्या वाले सहनी समाज, जिसे गांव में लोग आमतौर पर मल्लाह के रूप में भी जानते हैं, उसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ। तो दूसरी तरफ मुसलमान की सियासत बिहार में लगातार होती है और मुसलमानों के पिछड़ेपन राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सभी सरकारों में सत्ता और वोट बैंक की बात हुई, लेकिन मुसलमानों की हालत वहीं की वहीं रुकी जहां पहले थी। ऐसा बिहार के आर्थिक आंकड़े या सामाजिक आंकड़े के आधार पर किया जाता है और बताया जाता रहा है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा के रूप में घोषित किया गया तो फिर मुसलमानों की राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी पर खूब हो हल्ला हुआ और उस खूब हो हल्ला में सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने भंजाने की कोशिश की तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि MIM, जिसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बिहार में मुसलमानों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक और आम तौर पर आप टीवी और अखबारों में देखा करते होंगे, असदुद्दीन ओवैसी दलितों और मुसलमानों पर खुलेआम बोलते हैं और बिहार के सभी रैलियों में असदुद्दीन ओवैसी ने इसको खूब भंजाने की कोशिश की है। और उसी भंजाने की कोशिश में मुसलमानों की हिस्सेदारी 2025 में क्या होगी, मुसलमानों की राजनीतिक स्थिरता में क्या कुछ हिस्सेदारी जो है परिणाम के रूप में निकल कर आएगा, इस पर खूब चर्चा हो रहा है। और इसी पर खूब चर्चा में आज आपको हम बताने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के बिहार के कप्तान। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में जो टीम है उसके कप्तान कौन है, आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो बता देते हैं आपको। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के टीम के कप्तान अख्तरुल ईमान हैं, जो अपने बेबाक छवि और बेबाक अंदाज के लिए लोगों में खूब जाने और पहचाने जाते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे, अगर आप उनको टीवी पर बोलते हुए सुना होगा या फिर आप कभी पढ़ा होगा तो शेर व शायरी अंदाज में हमेशा बोलते रहते हैं। और अख्तरुल ईमान जो असदुद्दीन ओवैसी के काफी खासम खास हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी इस बार दूसरे चरण के वोटिंग में राजनीतिक जो है दांव पर लगी हुई है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, अख्तरुल ईमान पूर्णिया जिले के अमौर विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनावी मैदान में है। पहली बार 2020 विधानसभा चुनाव में MIM यानी पतंग छाप पर जीतकर सदन पहुंचे थे, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में समीकरण क्या कुछ होगा, क्या हालात होंगे सीमांचल के, बिहार के, और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी घूम घूम कर गला फाड़ फाड़ कर दलित और मुसलमान की बात कर रहे हैं, क्या अख्तरुल ईमान की बेड़ा इस बार पार हो पाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। क्या नैया इस पार से उस पार जा पाएगी। अख्तरुल ईमान की अगर बात करें तो अख्तरुल ईमान अमौर से दूसरी बार चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान को चुनावी मैदान में उतारा है, जो अमौर से 6 बार विधायक रह चुके हैं। तो दूसरी तरफ सबा जफर भी चुनावी मैदान में एनडीए की तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी, जो 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और फिर दूसरी बार जीतने की कोशिश में अख्तरुल ईमान है। लेकिन क्या आपको लगता है ये अमौर, जहां मुसलमानों की आबादी 70% है और 30% दूसरे धर्म यानी कि हिंदू धर्म या फिर सिख और ईसाई या पारसी के लोग मानने वाले हैं, लेकिन इसमें दलितों की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है ऐसा कहा जाता है। लेकिन 70% की आबादी वाला अमौर विधानसभा सीट, यहाँ मुसलमानों में सुरजापुरी, कुल्हैया और अंसारी समुदाय के लोगों की संख्या अच्छी खासी है और इसी संख्या के आधार पर अख्तरुल ईमान को उम्मीद है कि एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में जीत का पताका फहराने में कामयाब रहेंगे।
दूसरी तरफ सबा जफर जो कि 2010 में विधायक चुनकर आए थे, उनको भी 2025 में नीतीश कुमार के सुशासन और एनडीए गठबंधन के तमाम वोट के आधार पर उन्हें विश्वास है कि 2025 में विधायक बन जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अमौर में इस बार कुछ नया होने वाला है? क्या अमौर में अख्तरुल ईमान के लिए जीत पाना आसान बात है? क्या अमौर की जनता, जहां 70% आबादी मुसलमानों की है, कई तरह की चर्चाएं हैं, नदी कटाव की बात हो, सिंचाई की बात हो, या फिर कृषि की बात हो, या फिर पलायन, सबसे बड़ी समस्या अगर कहीं अमौर में है तो पलायन है। हर युवा अपने नौकरी रोजगार के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन करके बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में जाता है। यानी बहुत संख्या है जो प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान लगातार अमौर में पुल बनाने की बात हो, पुलिया बनाने की बात हो, रैली में अख्तरुल ईमान खुलेआम बोलते हैं। क्या पटना में एक्सप्रेसवे बनेगा? क्या पटना में यूनिवर्सिटी बनेगा? क्या नालंदा में सब कुछ बनेगा? क्या सीमांचल पिछड़ा रहेगा? सीमांचल पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? अख्तरुल ईमान के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को मजबूती से रखते हैं। लेकिन अमौर का जो जातीय समीकरण है, अमौर में जो राजनीतिक हालात है, क्या अख्तरुल ईमान इस बार उसको भेद पाने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं? बहुत बड़े सवाल के साथ क्या मुसलमान सचमुच में असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मानता है, या फिर तेजस्वी यादव और आरजेडी थिंक टैंक आज भी मुसलमानों की पहली पसंद है? सीमांचल का परिणाम बहुत कुछ बिहार की दिशा और राजनीतिक हालात को बदलने के लिए तैयार है। और दूसरे चरण में अमौर विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में जनता अमौर से किसको सिरमौर के रूप में बनाकर बिहार विधानसभा भेजती है, किनको कामयाबी मिलती है अमौर विधानसभा पे। एक तरफ है एनडीए के सबा जफर जो जदयू के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन से अब्दुल जलील मस्तान जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 6 बार इस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अपनी रैलियों में जोर जोर से बोल रहे थे पहले खड़े हो जाएं, यानी कि अब्दुल जलील मस्तान के सेहत स्वास्थ्य को लेकर खूब सियासत हुई है। और जनता एक तरफ नौकरी और पलायन, नौकरी की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं और पलायन की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, पिछड़ेपन की बात अख्तरुल ईमान कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अमौर की जनता इस बार किसको जीत दिला रही है? आप अपनी राय दूसरे चरण में क्या कुछ होने वाला है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमौर पर आप भी अगर मतदाता हैं अमौर विधानसभा सीट के, तो दूसरे चरण में आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग दूसरे चरण में अगर मतदान करने वाले हैं तो अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।